मॉर्निंग बच्चों। विद्या विहंगम क्लासेस में फिर से सब आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग ग्रेविटेशन सीरीज के 10वें लेक्चर पे हैं। नाइन्थ के बाद दो जो वीडियोस डली थी वो प्रॉब्लम सॉल्विंग को लेकर के की थी। ये 10वां सीरीज होगा ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर। हम लोग आज कुछ और कंसेप्चुअल चीजें जाने। पहली चीज कि पोलर सेटेलाइट सेटेलाइट के बारे में हम लोग पढ़ा था। वो जो इक्वेटोरियल प्लेन पे होता है। अब ये पोलर सेटेलाइट क्या है, आप इसको ऐसे जाने। ये जो आप फिगर देख रहे हैं, मान लीजिए ये अर्थ है तो नॉर्मल सेटेलाइट जो है ये इसकी इक्वेटोरियल प्लेन पे ऐसे जो है ये अर्थ के अबाउट जो है ये रोटेट करता है। और पोलर सेटेलाइट जो क्या है, ये हमारा पोल है, तो हम ऐसे ले लें। पोलर सेटेलाइट जो है ये इसके अबाउट जो है मूव करता है। अर्थ के राउंड जो है वो रिवॉल्व करता है। अब क्या है, यहाँ देखिए हम लोग, इसका जो ऑर्बिट है वो पोलर है। ये पोलर ऑर्बिट हो गया, पोलर ऑर्बिट हो गया। क्लियर है। अच्छा, प्लेन ऑफ ऑर्बिट, ये जो पोलर ऑर्बिट है इसका प्लेन है परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल प्लेन। परपेंडिकुलर टू इक्वेटोरियल प्लेन मतलब ये है हमारा इक्वेटोरियल प्लेन जिसमें कि नॉर्मल सैटेलाइट मूव करता है। ये इक्वेटोरियल प्लेन है, इसके ये परपेंडिकुलर होता है। क्लियर है ये। अब इसमें देखिए तीसरा पॉइंट लिखता है कि अर्थ रोटेट्स और पोलर सेटेलाइट अपने इस पोलर ऑर्बिट में, ये अगर सेटेलाइट है, ये सेटेलाइट है, तो अपने इस ऑर्बिट में ये अपना पूरा ट्रैवल करता रहता है ऐसे। अच्छा, अर्थ जो है वो जो है वेस्ट टू ईस्ट अपना अर्थ का अपना मूवमेंट होता है, तो ये क्या करता है, ये जब मूव करता है और अर्थ भी जो है अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, तो पोलर सेटेलाइट क्या होता है कि सक्सेसिवली पासेज मतलब ये बारी बारी से अर्थ के हर पार्ट को क्रॉस करता है। अर्थ के हर पार्ट को क्रॉस करता रहता है और लिहाजा लिहाजा ये अर्थ के सारा चीज को ऑब्जर्व करते रहता है। passes थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ अर्थ, और जो भी इसको रीडिंग लेनी है, जो भी इसको ऑब्जर्वेशन लेना है, ये लेता रहता है। आगे बढ़े हम लोग। अच्छा, अब लॉन्चिंग ऑफ सेटेलाइट क्या है। लॉन्चिंग ऑफ सेटेलाइट की मतलब जैसे हम लोग अपने अर्थ के लिए कोई सेटेलाइट भेजते हैं, वो क्या कम्युनिकेशन पर्पस के लिए हो या फर्दर किसी और, मोस्टली तो हम लोग संचार व्यवस्था अपना इम्प्रोवाइज करने के लिए, कम्युनिकेशन इनहांस करने के लिए, मौसम की जानकारी लेने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग अपने सेटेलाइट को भेजते हैं। इसकी लॉन्चिंग कैसे होती है कि अगर हम लोग को किसी सेटेलाइट को अर्थ के अराउंड ऑर्बिट में डालना है, तो इसके लिए हम लोग को इसको दो वेलोसिटी देना पड़ता है। हम लोगों को नीड गिव टू वेलोसिटीज। पहला चीज जान लीजिए, सेटेलाइट लॉन्च कैसे होगा। इसको दो तरीके की वेलोसिटी देनी होती है। एक वेलोसिटी जो है मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी, इसको आप देते हैं मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी, ताकि ये इसको एक सुटेबल हाइट पे यहाँ से यहाँ तक पहुंचा दे पहले। जो ऑर्बिट में, जो ऑर्बिट का ऊंचाई होगा, इसको एक हम लोग वर्टिकल जो है मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी देंगे, जो इसको जिस ऑर्बिट में हमको प्लेस करना है वहां तक ले जाए। और फिर यहाँ पहुंचने के बाद पहला वेलोसिटी हो गया, लिख देते हैं मिनिमम वर्टिकल वेलोसिटी
to take the satellite to a suitable height। और दूसरी चीज जान लीजिए आप, उसके बाद वो क्या होना, suitable horizontal velocity। after that suitable horizontal velocity, मतलब जब ये यहाँ पहुंच जाए तो इसको एक सुटेबल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हम दे दें, ताकि यहाँ के बाद फिर ये अपने ऑर्बिट में पहुंच कर करके अर्थ की चारों तरफ घूमना शुरू कर दे। ये है। अच्छा, यहाँ पे और आप एक चीज जान लीजिए, हम लोग जो है एनर्जी ऑफ सेटेलाइट पढ़ चुके हैं पहले, लेकिन हम एक बार फिर से रिकैपिचुलेट करा देते हैं। एनर्जी ऑफ सेटेलाइट क्या होगा, दो चीजें होंगी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस Gmm/r, और जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो होगा हाफ mv²। और v के बारे में भी हम लोग निकाले थे। v जो होता है, v होता है इक्वेट करने के बाद, मतलब ग्रेविटेशनल पुल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दोनों को इक्वेट करने के बाद जो है हमारा v आया था √अंडर Em/r। इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के बाद हम लोग का टोटल एनर्जी आ जाता है माइनस हाफ Gmm/r। अब एक देखिए, एक कहलाता है, सेटेलाइट हो गया, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेटेलाइट। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेटेलाइट, ये क्या कहलाता है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेटेलाइट जो है बेसिकली सेटेलाइट को फर्दर दिया जाने वाला इतना एनर्जी, ताकि सेटेलाइट अपने ऑर्बिट को छोड़ दे और कहाँ एस्केप कर जाए, इन्फिनिटी को चला जाए। क्लियर है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सेटेलाइट ये है, मान इसको, इस सेटेलाइट को बांध के रखने वाला ये एनर्जी है। ये जो हमने एनर्जी निकाला है, ये इसको बांध के रखने वाला एनर्जी होगा। और डिफिनीशन जो है बाइंडिंग एनर्जी के बारे में कहता है कि बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट टू लीव इट्स ऑर्बिट। माने सैटेलाइट को हम इतनी एनर्जी दे दें कि ये अपने ऑर्बिट को छोड़ दे और इन्फिनिटी में चला जाए। सिंपल सा बात है कि इतना एनर्जी अगर हम इस सैटेलाइट को दे दें और उसकी एनर्जी जीरो हो जाए इन्फिनिटी पे, पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो, इन्फिनिटी पहुंचने के बाद इसका जो काइनेटिक एनर्जी वो भी जीरो। तो अगर हम इसको इतनी एनर्जी दे दें सैटेलाइट को, आप, क्योंकि ये निगेटिव साइन के साथ है, यहाँ आप देख रहे हैं ऊपर में, इसमें प्लस उतना ही जोड़ दें तो हमारा ये निगेटिव फिगर आ जाएगा। और यही जो है हमारा कहलाता है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। आगे बढ़िए, अब कुछ जानकारी ले लें। सेल थ्योरम ऑफ ग्रेविटेशन, ये क्या है? सेल थ्योरम ऑफ ग्रेविटेशन में जो पहला हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं कि मास एम आउटसाइड। सेल क्या है? सेल बेसिकली एक खोल है। जैसे आप अंडा देख ले, अंडा है, अंडा के अंदर का सारा जो लिक्विड पोर्शन है उसको निकाल दें, जो कवर बच जाता है वो शेल कहलाता है। तो सेल थ्योरम में हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कंसेप्ट हम लोग को यूज करना है। पहला जो एग्जांपल है उसमें है कि ये ये एक सेल है और ये एक स्फेरिकल सॉलिड मास है। ये सेल हो गया और स्फेरिकल मास
अब मान लीजिए इसमें बाहर एक मास एम रखा हुआ है, एक मास एम रखा हुआ है। ऐसे सिचुएशन में बिहेवियर क्या होगा? तो आप जान लीजिए कि ऐसी सिचुएशन में, इस सिचुएशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि यहाँ जो स्फेरिकल मास है, इसके इंटायर मास को हम इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मानते हैं, इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड मानते हैं। और जो ये छोटा मास है और ये जो बड़ा मास है, इन दोनों का इंटरेक्शन, हम ये मान के चलते हैं कि ये बड़ा मास का पूरा, ये बड़ा स्फीयर जो है इसका पूरा मास यहाँ कंसंट्रेटेड है। फिर हम आगे जो इसमें कंसेप्ट होता है, न्यूटन्स लॉ वगैरह जो भी है उसको हम लोग करते हैं। सेंटर फोर्स जैसे निकालना है तो यहाँ से हम इसकी दूरी ले लेंगे r, अकॉर्डिंगली हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ वगैरह। सिंपली इस केस में भी क्या होता है, इस पूरे सेल का जो मास होगा हम उसको मानेंगे कॉन्सेंट्रेटेड इसके सेंटर पे। और जो ये छोटा मास और ये सेल का मास है, इसका इंट्रैक्शन हम लोग ये मान के चलेंगे कि सेल का मास इसके सेंटर पे कंसंट्रेटेड है। और जो भी हम लोग को फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है या अदरवाइज पोटेंशियल या दूसरी चीजें हैं, उसके लिए हम लोग ये मान के चलेंगे। ठीक है, क्लियर है सेल थ्योरम में? इस सेल के मास को भी हम इनसाइड मानेंगे एक सेंटर पे कंसंट्रेटेड, और जो सॉलिड स्फीयर है उसके भी मास को कंसंट्रेटेड मानेंगे सेंटर पे। तब जब जो इंटरेक्टिव मास है वो आउटसाइड है, आउटसाइड है। सेकंड क्या है? मास एम कहता है कि इनसाइड। मास एम कहाँ है? मास एम जो छोटा है वो हम लोग डिनोट कर रहे हैं स्मॉल मास को। ये मान लीजिए कि सेल के इनसाइड है, ये इसका सेंटर हो गया। और जो छोटा मास है सेल के इनसाइड है। अब ऐसे हालत में क्या होगा? ऐसे हालत में फोर्स की बात करें हम, आप कहेंगे कि पिछले, अभी जस्ट स्लाइड में हमने बताया कि इसके जो सेल का मास है इसको यहाँ पे कंसंट्रेटेड मान लेंगे, और इंटरेक्शन हम लोग इसका इससे निकाल लेंगे। इतनी दूरी, इसके सेंटर और छोटा मास एम के बीच का जो डिस्टेंस है, उसके बाद हम लोग न्यूटन्स लॉ भी लगा लेंगे, अदरवाइज भी जो ग्रेविटेशन के फॉर्मूला जब जो निकले हैं वो अप्लाई कर लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है हम लोग को। इस केस में मास कंसंट्रेशन एट ओ नहीं कंसीडर करना है फोर्स कैलकुलेशन के लिए। मास कंसंट्रेशन एट ओ फॉर फोर्स कैलकुलेशन नहीं, ऐसा कंसीडर करना है। अब आप जान लीजिए, याद रखिएगा कि जब भी कोई मास किसी सेल के अंदर है, उस पे लगने वाला फोर्स जो होता है वो होता है जीरो। जीरो ये ऐसा इसलिए होता है कि इस मास पे, इस छोटे मास पे यहाँ जो सेल के इनसाइड डिस्ट्रीब्यूटेड मास सब है, वो सब इंटरेक्ट करता है, सब इंटरेक्ट करता है। अगर हम छोटा छोटा स्मॉल मास यूनिट्स कंसीडर करें, जो जिन यूनिट से मिल कर कर करके ये सेल का पोर्शन पूरा बना है, ये इस सब को स्मॉल मास कंसीडरेशन करें, तो ये सारे मासेस का जो इंटरेक्शन होता है इससे छोटे मास के साथ, वो सब मिलके क्या करते हैं, फोर्स को जीरो कर देते हैं। कब जीरो कर देते हैं? जब ये मास सेल के इनसाइड है। ये आप ध्यान रखिएगा। अब एक आता है क्वेश्चन कि तब क्या होगा जब मास एम इनसाइड सॉलिड स्फीयर है। ये मान लीजिए सॉलिड स्फीयर है, सेंटर ओ, और यहाँ पे मास मेरा है। ऐसे हालत में क्या होगा, हम देखेंगे कि ये मास, सपोज कीजिए
कि जो स्फीयर सॉलिड स्फीयर है वो आर है, और ये आर है, आर डिस्टेंस पे है जो स्मॉल मास को प्लेस किया गया है। अब जो स्मॉल मास हम आर डिस्टेंस पे प्लेस किए हैं, तो देखेंगे कि स्मॉल मास पे जो इंट्रैक्शन होगा सॉलिड स्फीयर से, वो केवल उतना ही मास के लिए होगा जो स्मॉल आर रेडियस के अंदर है। इसका कंसेप्ट हम लोग यूज कर चुके हैं, अगर आप याद करें, जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने में, तब जब मास जो है अर्थ के इनसाइड इनसाइड जब आ रहा था, ये कंसेप्ट यूज कर रहे थे। तो सॉलिड स्फीयर में जब कोई मास जो है सॉलिड स्फीयर के अंदर है, तो वो जिस भी पोजीशन पे है, उस पोजीशन पे के अंदर की जो मासेज होंगी, वही मास केवल इंटरेक्ट करेगा इस छोटे मास के साथ। जो इनक्लोज होगा इसकी बाउंड्री के अंदर, वो मास इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और फोर्स कैलकुलेशन हमारा उस पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, फोर्स जो है on M is due to that part of mass of sphere which is enclosed in the boundary passing through small mass M। ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब आइए शील्डिंग ऑफ मास। शील्डिंग ऑफ मास का मतलब है कि क्या कोई मास को अगर हम किसी शेल के अंदर डाल दें, सपोज कीजिए यहाँ हमने एक मास को डाल दिया, ये इसका सेंटर हो गया, और बाहर एक मास है एम डैश, तो क्या शील्डिंग ऑफ मास पॉसिबल है? मतलब कि मेरा ये क्वेश्चन है कि इस सेल के अंदर डाल देने से, इस सेल के अंदर इस छोटे मास को जब हम डाल देते हैं, तो क्या ये छोटा मास इस एम डैश मास के इंटरेक्शन से बच पाता है या नहीं बच पाता? शील्डिंग होता है ना, जैसे हम लोग बारिश के समय में कमरे के अंदर आ गए तो हम लोग बारिश से शील्डेड हो गए, बारिश का पानी हम लोग के ऊपर नहीं पड़ा। उसी तरीके से इस इंक्लोजर, इस सेल के अंदर इस एम मास को, स्मॉल एम मास को रखने से क्या ये स्मॉल मास है, ये जो सेल के बाहर एम डैश मास है, इससे बच पाता है या नहीं? तो आप ये जान लीजिए कि शील्डिंग शील्डिंग ऑफ मास जो है ऐसे सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। शील्डिंग डज नॉट हैपन। ये ध्यान रखिएगा, शील्डिंग डज नॉट हैपन, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और अगर शील्डिंग नहीं है तो इंटरेक्शन जो है बिटवीन मास m and m dash takes place। ये है, यहाँ पे हम लोग खत्म करते हैं। चैनल के सब्सक्रिप्शन की बात फिर से दोहराई जा रही है, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग देखते हैं, आप लोग देखिए, पढ़िए, अच्छा फॉर्म करिए, हम लोग को भी खुशी होगी। इसमें से कुछ बच्चे अगर फीडबैक दें तो शायद और अच्छा लगे। बट अपनी पढ़ाई तो करते रहनी है, जीवन में मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। मैं अगला जो इसका वीडियो है जल्द ही डालूंगा। धन्यवाद बच्चों।